वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। मेरा नाम अनिरुद्ध चौधरी है और आज हम डिस्कस करने वाले सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट कैसे दिया जाता है। तो बस डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ड्राइव की लिंक क्लिक करो, चैप्टर 2 में जाओ और फिर इसको ओपन करके डाउनलोड कर लो। Variables are containers for storing data values like numbers and characters. In C, there are different types of variables defined with different keywords. For example, int, it stores integers, whole numbers without decimals such as 1, 2, 3 और -1, 2, 3. तो बेसिकली यहाँ पर कहना ये है कि वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जहाँ पर हम कुछ वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो अगर आसान शब्दों में कहे तो वेरिएबल्स मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस है जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। बॉक्सेस मतलब वेरिएबल्स है और जो चीज़ें स्टोर कर रहे हैं वो है नंबर या फिर कैरेक्टर्स। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इंट रहता है, फ्लोट रहता है। तो इसके जो टाइप्स है वो आप एक बार गूगल पर जाओ और वहाँ पर डेटा टाइप्स इन सी उसका आपको एक चार्ट मिलेगा। अगर वो मैं यहाँ पर ही आपको दे दूंगा तो आप उतने सीरियसली पढ़ोगे नहीं उसको, इसीलिए क्रोम पर या फिर अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करो, गूगल पर जाओ और वहाँ पर सर्च करो डेटा टाइप्स इन सी। वहाँ पर तुमको अलग अलग रेंजेस मिलेंगे कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, डबल क्या होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा, एक्सप्लोर आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंट है और फ्लोट है। तो इंट में वो चीज़ें स्टोर होते हैं जिसमें एक डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, मतलब जैसे 1, 2, 3 और -1, 2, 3, इसमें सिर्फ होल नंबर स्टोर होते हैं। और फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं उसमें, जैसे 19.99 और -19.99। इसमें बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट कंसिडर किया जाता है। और फिर एक रहता है कैर। तो कैर मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर इंसान का नहीं, कैरेक्टर मतलब ए, बी या फिर कोई सिंबल्स रहते हैं उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें अल्फाबेट्स वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं, उसको कहते हैं कैरेक्टर्स। अब ये जो वेरिएबल्स है इनको क्रिएट कैसे करना, डिक्लेयर कैसे करना सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स खोल लेंगे। हाँ, तो एक बेसिक कोड लिख देता हूँ मैं। तो अभी वापस आ जाएंगे पीडीएफ पर। तो यहाँ देखते हैं कि सिंटैक्स कैसे होता है एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का। डिक्लेरेशन मतलब क्रिएशन। तो पहले हम उसका देंगे टाइप। टाइप मतलब जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, ये हो गया उसका टाइप। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोड ब्लॉक्स में, एक मिनट, इसको राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इधर देखेंगे हम यहाँ की टाइप हमें पहले डिफाइन करना है। तो जैसे हम यहाँ पर लेंगे इंट, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल का नाम क्या देना है। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और फिर उसकी एक वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, तो जैसे 2103 या 2 जो भी है। तो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने जिसका नाम है रेज एन ओ यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। और फिर उसका टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू है 2102। तो कोड ब्लॉक्स का ये एक फायदा और है कि यहाँ पर हमें सब कलर कोड में अलग अलग दिख जाता है। तो जैसे वैल्यू हमें पिंक में दिखी है, टाइप हमें ब्लू में दिखा है और जो नाम है वो ग्रे में दिख रहा है, ठीक है। तो एक बेसिकली वेरिएबल कंटेनर होता है, उसका एक नाम किस तरह डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इंट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू 2102। फिर यहाँ पर देखेंगे कि हाँ एक चीज और, यहाँ पर जो इक्वल टू साइन है ये वैल्यू असाइन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि इक्वल मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे ही अगर हमें पहले इंटीजर मतलब जो वेरिएबल है वो डिफाइन करना है और बाद में उसकी वैल्यू देनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे ही मतलब पहले हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, उसको साइड में रख दिया, उसके बाद जब जरूरत पड़ी तब हमने उसमें सामान रखा। तो वही यहाँ पर हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 2102 ये वैल्यू लेटर ऑन ऐड की, ठीक है। और फिर आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ अभी का। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तब यूज किए जाते हैं जब हमें printf या scanf मतलब आउटपुट और इनपुट फंक्शन जब यूज करना है तब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे। तो जैसे अगर मुझे खुद को डिफाइन करना है मेरा फॉर्मेट क्या है, तो मैं लड़का हूँ, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया।
ऐसे ही कह सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के साथ देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप कोड देख सकते हो, इंट my num इक्वल्स टू 15। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी आया। तो जैसे हमें अगर इंटीजर नंबर प्रिंट करना हो तो हम परसेंट डी यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो डबल आपने जब प्रिंटफ यूज किया था पिछले चैप्टर में, तब आपने देखा था जो डबल कोट के अंदर था वो एग्जैक्टली प्रिंट हुआ था। तो हम यहाँ पर माइनम अगर लिख देंगे तो माइनम प्रिंट होगा, माइनम की वैल्यू 15 प्रिंट नहीं होगी। तो इसीलिए हम प्रिंटफ की जगह परसेंट डी लिखेंगे और फिर उसको डिफाइन करेंगे, उसका एड्रेस माइनम बाहर। तो इसको अगर हम रन करके देखें, देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दी वैल्यू 2102। ठीक है, तो हम अगर सिर्फ माइनम यूज कर देंगे, मतलब अगर मैंने यहां पर क्या किया, यही एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर मैंने प्रिंटफ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया और अगर इसे रन किया तो हमें दिखता है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट कर रहा है। मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा, एज अ स्ट्रिंग या फिर एक कैरेक्टर या फिर वर्ड ट्रीट करेगा, इसीलिए वो प्रिंट करेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। इसीलिए हमें यूज करना पड़ता है परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को इनपुट देंगे या फिर आउटपुट लेंगे तो हमें यूज करना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हर एक टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल है परसेंट सी फॉर कैरेक्टर एंड परसेंट एफ फॉर फ्लोट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स कि इंट my num इक्वल्स टू 15, फ्लोट my float num इक्वल्स टू 5.99 और कैरेक्टर my letter इक्वल्स टू d। तो हमें जो कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता है वो हमेशा सिंगल कोट में डिफाइन करना पड़ता है और जो डिजिट्स है वो ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, जब धीरे धीरे हम फर्दर चैप्टर्स में प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो ये यूज टू हो जाएंगे और फिर हमें इतना ऑड नहीं फील होगा। स्टार्टिंग में जब हम ये चीजें सुन रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। तो फिर जैसे अभी ये क्रिएट किए वेरिएबल्स हमने, यहाँ पर माइनम इक्वल्स टू 15 इंटीजर है और फिर ये प्रिंट करना होगा तो हम परसेंट यूज कर रहे हैं। फ्लोट नम इक्वल्स टू फ्लोट है तो हम यूज कर रहे हैं परसेंट एफ। माई लेटर कैरेक्टर है तो हम यूज कर रहे हैं परसेंट सी। इजी। वैसे ही अगर हमें टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों को अगर कंबाइन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंट माइनम इक्वल्स टू 15, ये जो कैरेक्टर हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद प्रिंट एफ माई फेवरेट नंबर इज, उसके बाद लिखेंगे परसेंट डी। तो सिंपली सिर्फ ये परसेंट डी की जगह माइनम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया माइनम जिसकी वैल्यू है 15। तो अगर हमें वो प्रिंट करना है विथ टेक्स्ट तो कैसे प्रिंट करेंगे, माई फेवरेट नंबर इज, उसके बाद परसेंट डी। तो सिर्फ और सिर्फ ये परसेंट डी की जगह माइनम की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, तो प्रिंट होगा माई फेवरेट नंबर इज 15। वैसे ही अगर हमें बहुत सारे टाइप एक सिंगल प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, इंट माइनम इक्वल्स टू 15, कैरेक्टर माई लेटर इक्वल्स टू डी। ये तो वेरिएबल डेफिनेशन और असाइनमेंट है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने किया प्रिंट एफ माई नंबर इज परसेंट डी एंड माई लेटर इज परसेंट सी। तो पहला परसेंट डी कोरिलेट्स टू माई नम और सेकेंड जो परसेंट सी है वो कोरिलेट्स टू माई लेटर। ठीक है, तो परसेंट डी की जगह कौन लेगा, माई नम, और परसेंट सी की जगह कौन लेगा, माई लेटर। तो मतलब प्रिंट क्या होगा, माई नंबर इज, माई नम इज 15 मीन्स माई नंबर इज 15 एंड माई लेटर इज परसेंट सी। परसेंट सी की जगह माई लेटर आएगा, दैट इज डी। तो सिंपली आउटपुट रहेगा फाइनल माई नंबर इज 15 एंड माई लेटर इज डी। ठीक है, तो फर्दर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कैसे की जाती है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है, मतलब जैसे पहले अनिरुद्ध के पास थे 4 चॉकलेट्स और उसके बाद हमने एक चॉकलेट उसे दे दिया तो उसके पास हो गए 5 चॉकलेट्स। बट हमें अगर कोडिंग के लैंग्वेज में उसे अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली माइनम इक्वल्स टू 15, ये हमने तो क्रिएशन देख लिया पहले, बट उसकी वैल्यू अगर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, माइनम इक्वल्स टू 10। सिंपल, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना है, एग्जैक्टली हमें यही लिखना है कि माइनम इक्वल्स टू 15 था, उसके बाद होगा माइनम इक्वल्स टू 10। तो ये जो लाइन है माइनम इक्वल्स टू 10, ये लाइन के बाद पूरे कोड में माइनम की वैल्यू 10 ही रहेगी, 15 नहीं रहेगी। तो वो क्या कर रहा है, माइनम की वैल्यू 15 थी, उस पर उसने ओवरराइट कर लिया 10 से, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होकर 10 हो गई है परमानेंटली। वैसे ही
एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। मतलब अनिरुद्ध के पास अगर 4 चॉकलेट्स है तो वो जय को 4 चॉकलेट्स दे देगा, तो उसकी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। तो जैसे एग्जांपल के साथ देखेंगे, माय नम की वैल्यू है 15, माय अदर नम की वैल्यू है 23। तो हमने क्या किया, माय नम इक्वल्स टू माय अदर नम, मतलब अभी जो माय नम की वैल्यू है वो है 23। दैट इज पहले माय नम था 15 और माय अदर नम की वैल्यू है 23। हमने क्या किया, माय नम को माय अदर नम की वैल्यू दे दी, मतलब माय नम इक्वल्स टू 23। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि माय नम को हमने माय अदर नम की वैल्यू दी। ठीक है, माय नम इक्वल्स टू माय अदर नम और माय अदर नम की वैल्यू है 23। दैट इज माय नम इज इक्वल्स टू 23 सिंपली। तो यहां पर हमने क्या किया था, माइनम इक्वल्स टू 10, तो माइनम की वैल्यू 10 हो गई थी। वैसे ही हमने माइनम इक्वल्स टू 23 किया है अभी, तो उसकी वैल्यू 23 हो गई है। अब सेम तरीके से अगर हमें दो कंटेनर्स मिक्स करने हैं, मतलब हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 4 बनानास है और एक कंटेनर है जिसमें 4 एप्पल्स है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल हमारे फ्रूट्स कितने हो जाएंगे, 8 फ्रूट्स। वैसे ही अगर x नाम का एक कंटेनर है जिसमें 5 चीजें हैं, y नाम का एक कंटेनर है जिसमें 6 चीजें हैं, तो अगर हमें इन दोनों का सम करना है, मतलब ये दो कंटेनर की चीजें हमने एक कंटेनर में डाल दी। ठीक है, x कंटेनर में से चीजें ली, सम कंटेनर में डाली, y कंटेनर से चीजें ली, सम कंटेनर में डाली, और फिर टोटल हमने काउंट किया 6 + 5, यानी सम की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तब क्या लेंगे, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और बाद में सम, यानी सम की वैल्यू प्रिंट होगी 11। ओके, तो सी में जब हम वेरिएबल्स के नाम देते हैं तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मतलब एक एक, तो पहला रूल तो ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करें वो सब यूनिक रहने चाहिए, मतलब कोई भी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। Identifiers can be short names like x and y or more descriptive names like age, sum, total volume। मतलब हम a b c ऐसे भी नाम यूज कर सकते हैं और num1 num2 num3 ऐसे भी नाम यूज कर सकते हैं, जो हमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लगे और जो हम पहचान सके इजीली, ऐसे नाम देंगे हम वेरिएबल्स को। एक एग्जांपल लेते हैं कि मिनट्स पर आवर इक्वल्स टू 60, तो इससे हमें अच्छे से पता चल रहा है कि ये क्या है, मिनट्स पर आवर है। बट अगर हमने m इक्वल्स टू 60 ले लिया तो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम रखेंगे, और जब उसकी जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्टिव नाम रखने की तब सिंपली हम एक लेटर वगैरह ले सकते हैं। तो इसका कुछ जनरल रूल्स है वो देखेंगे, मतलब उसके नाम में लेटर्स रह सकते हैं, डिजिट्स रह सकते हैं, अंडरस्कोर्स रह सकते हैं। मतलब नाम में लेटर्स रह सकते हैं, लेटर्स मतलब A B C D E F U, हाँ, और अंडरस्कोर्स मतलब ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर वो अंडरस्कोर्स है। जो वेरिएबल्स नेम है वो हमेशा एक लेटर या फिर एक अंडरस्कोर से ही शुरू होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लेंगे एक वेरिएबल वन नम, तो ये गलत है, यहाँ पर इसका कलर पिंक हो गया है, आप देख सकते हैं। पर अगर इसकी जगह मैंने लिया नम वन, तो इसने उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लिया। वैसे ही हम अंडरस्कोर से नाम स्टार्ट कर सकते हैं, और नाम हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब माय वेर और माय वेर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वी कैपिटल है और यहाँ पर वी स्मॉल है, तो जो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स है दोनों डिफरेंट रहते हैं सी में, तो इसीलिए माय वेर और माय वेर दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स रहेंगे। और वैसे ही नेम्स में कोई भी वाइट स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रहने चाहिए। वाइट स्पेसेस मतलब जो स्पेसेस देते हैं हम स्पेस बार से, उसे कहते हैं वाइट स्पेस, और स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, हैशटैग्स, परसेंट एक्सेट्रा, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम यूज नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि नाम जो रहते हैं वेरिएबल्स के वो प्योरली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से ही बनते हैं। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ऐसी चीजें हम वेरिएबल के नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले से ही यूज हो चुके हैं। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल का नाम अगर इंट दे रहे हैं तो वो एज अ डेटा टाइप ही ट्रीट करेगा उसको। जैसे हम यहाँ पर इंट m इक्वल्स टू 60 ले रहे हैं, तो इंट इंट इक्वल्स टू 60 हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि एक जेनेरिक कैसे एग्जांपल्स रहते हैं,
बट अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर हम देखें डेटा टाइप्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट स्टूडेंट आईडी, इंट स्टूडेंट एज, फ्लोट स्टूडेंट फी, कैरेक्टर स्टूडेंट ग्रेड इक्वल्स टू बी। तो इसका मीनिंग क्या है? स्टूडेंट आईडी जो है वो इंटीजर रहेगी, स्टूडेंट एज जो है वो इंटीजर रहेगी, स्टूडेंट की फी जो है वो फ्लोट रह सकती है। क्यों रह सकती है? अपने मैनेजमेंट से जाके पूछो। और स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो हमेशा कैरेक्टर में रहेगा, मतलब स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो उसका कैरेक्टर नहीं सॉरी स्टूडेंट ग्रेड जो है वो हमेशा ABCDEF ऐसे रहेंगे, इसीलिए हम लेंगे उसको कैरेक्टर डेटा टाइप में। तो वैसे ही अगर हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो %d लेंगे जस्ट बिकॉज इट्स अ इंटीजर, फिर से %d लेंगे क्योंकि एज इज एन इंटीजर। वैसे ही स्टूडेंट फी के लिए %f यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो फ्लोट है। और %c यूज करेंगे ग्रेड के लिए, मतलब उसका डेटा टाइप कैरेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम कुछ प्रिंट करते हैं, कुछ आउटपुट करते हैं, तब यूज करते हैं प्रिंट एफ। और जब हमें कुछ इनपुट लेना रहता है तब यूज करते हैं हम स्कैन एफ। तो सी प्रोग्राम में हम स्कैन एफ यूज करते हैं कोई भी इनपुट लेने के लिए। तो ये क्या क्या इनपुट ले सकता है? कैरेक्टर, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक डेटा। तो इसका एक सिंटैक्स रहता है फिक्स, जैसे स्कैन एफ, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक एंड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्कैन एफ यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यूज किया scanf। scanf इज सिमिलर टू printf इन सिंटैक्स, बट उसमें कुछ माइनर चेंजेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम scanf, उसके बाद डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं क्या होते हैं। जैसे मुझे अगर इंटीजर इनपुट लेना होगा तो मैं लिखूंगा %d, अगर मुझे कैरेक्टर इनपुट लेना होगा तो मैं %c, अगर मुझे फ्लोट इनपुट लेना होगा तो %f। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ %d क्योंकि वो इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और फिर एंड लिखेंगे q। एंड हमें बताता है उसका लोकेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए वाई एंड। किसी भी प्रोग्राम में जब scanf कोई इनपुट लेता है तो उसे स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए, कोई लोकेशन चाहिए। तो एम्परसैंड एग्जैक्टली वही काम करता है, लोकेशन बताता है जहां पर वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहां पर हम देखेंगे %d एक्सेप्ट करेगा इंटीजर वैल्यू और उसे स्टोर करेगा reg9, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उस पर। और ये सब जो प्रोसेस है वो कौन बता रहा है कि किस लोकेशन पर स्टोर करना है? वो है ये एम्परसैंड। ठीक है, जब हम कोई चीज प्रिंट करते हैं, मतलब अगर इसको प्रिंटफ में कन्वर्ट करना है, तो प्रिंटफ और स्कैनफ में डिफरेंस क्या है? जब हम प्रिंटफ यूज करते हैं तब एम्परसैंड नहीं लगेगा। एम्परसैंड तब यूज करते हैं जब हमें कुछ स्टोर करना हो, और जब कुछ चीज वापस लेनी हो तब हम रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जैक्टली वैसे ही लिख सकते हैं विदाउट एनी एम्परसैंड। हमें लोकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जब कोई चीज प्रिंट करना है, बट जब हमें इनपुट लेना है तो वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, और लोकेशन डिफाइन करता है एम्परसैंड। इसे भी हम डीप में पढ़ेंगे जब कोई प्रोग्राम्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए हैं जो अलग अलग टाइप के डेटा एक्सेप्ट करते हैं। जैसे %d एक्सेप्ट करेगा इंटीजर्स, %ld लॉन्ग इंटीजर्स, %lld लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर्स। तो ये लॉन्ग इंटीजर्स क्या है, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर्स क्या है, ये सब आप गूगल पर सर्च कर लो। आप खुद स्टडी करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। वैसे ही %c एक्सेप्ट करेगा कैरेक्टर्स को, %s एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग को। और फिर हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहा है 201। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज 201। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फ्लो फिर से देखेंगे। इसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर प्रिंटफ एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी हमने यूजर को बोला कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करो। फिर उसके बाद हमने स्कैनफ यूज किया। स्कैनफ ने क्या किया, जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर ने इनपुट किया वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर में। लोकेशन डिफाइन किया एम्परसैंड ने, इसीलिए हम एम्परसैंड यहाँ पर यूज करेंगे। फिर हमें प्रिंट करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यूज करके। और फिर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज %d। %d की जगह ले ली रजिस्ट्रेशन नंबर ने, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। तो जैसे अगर यूजर ने बोला 201 तो प्रिंट होगा रजिस्ट्रेशन नंबर इज 201। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स दिए हैं।
तो ये प्रोग्राम्स आपको खुद एग्जीक्यूट करके खुद लिख कर देखना है। बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत सारे एरर्स आएंगे और कोड ब्लॉक्स में एरर हमें इजीली दिखाया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक जो टर्मिनेटर है वो नहीं दिया, यानी सेमीकोलन नहीं दिया, और फिर मैंने इसको रन किया, तो देखो यहाँ पर कह रहा है एरर एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू, या फिर कॉमा, या फिर सेमीकोलन बिफोर प्रिंटफ, और कौन सी लाइन में, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये दे दिया और फिर बिल्ड एंड रन किया, तो मैंने आउटपुट पा लिया। ठीक है, तो आप ये सब प्रोग्राम्स खुद रन करके देखो, और नहीं अगर आया तो मैं उनका सॉल्यूशन इसी फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। अगर ये सॉल्यूशंस रेफर करने के बाद भी अगर आपको ये रन करने में इश्यू आ रहा हो तो आप कमेंट करना, मैं जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, बट आई विल प्रेफर कि आप खुद ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करो, और खुद गूगल पर सर्च करोगे आप तो भी चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोग्राम्स आपको आने चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि चैप्टर 2 में मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की है वो आप अच्छे से समझ चुके हो, ताकि हम अच्छे से आगे के जो चैप्टर्स है वो समझ पाए। तो इसीलिए ये जो मैंने नोट्स डाले हैं इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में मैंने ये नोट्स बनाए हैं, कुछ रेफरेंसेस लिए हैं बड़े बड़े वेबसाइट से। तो आप ये नोट्स एक बार अगर रेफर कर लोगे मेरे वीडियो देखने के बाद, तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएगी। और फिर इसी तरह खत्म होता है हमारा चैप्टर 2। बादल